बच्चों के अगर मार्क्स नहीं आ रहे होंगे ना, जो मतलब 300 या 400 या 450 के आसपास अभी है, तो उनको देखना भी उनके बायोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि भी आप अपनी बायोलॉजी को अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, मतलब 300 से तो ऊपर होना चाहिए। इससे पहले भी आप लोग पढ़ रहे होगे जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है, और एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं पहले बता देता हूँ आपको, इस समय एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनता है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारा कुछ लॉस कर चुके हो, ओनली नोट्स वगैरह हो गया, टीएस हो गया, आपका हार्मोन्स हो गए, यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसमें एटीपी का रोल किया जाता है कि कितना एटीपी बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, कहाँ रिलीज हो रही है, एनएडीएस2 कितने कितने एनएडीएस2 बन रहे हैं, इस तरह से काफी क्वेश्चन बनते हैं एनर्जी कंजप्शन। हाय एवरीवन, दिस इज छोटू राम सैनी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ एमआरए मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर यूपी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है नीट के 7 मार्च है, तो इससे पहले पहले आप अपना जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे पहले अपने पढ़ाई से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है नीट के अंदर, उसके बारे में आज मैं कैसे पढ़ना है, उसको क्या क्या ध्यान रखना है इस समय, कि हमारे पास ओनली 60 डेज बचे हुए हैं, इस समय रिमेनिंग टाइम है 60 डे, तो हमें बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, तो ऐसे आज इसके बारे में मैं बताऊंगा। और क्योंकि तुम्हें भी पता होगा इसका कि जो बायोलॉजी होती है ना, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारी, वो 50% हमारा जो नीट का स्कोर है उसका कवर करती है, मतलब 360 मार्क्स कवर करती है पूरी बायोलॉजी अपने जो नीट के अंदर। तो इसका मतलब बायोलॉजी को हमें टाइम तो अच्छा खासा देना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी एक बूस्ट करवाती है स्कोर को, क्योंकि बायोलॉजी, क्योंकि 360 में से अगर आपने 340 भी अगर आ रहे हैं ना, तो 340 तो डायरेक्ट बायोलॉजी करवा देती है, उसके बाद हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री करना होता है, तो उसके बाद काफी अच्छा स्कोर बूस्ट हो जाता है। क्योंकि जिन बच्चों के अगर मार्क्स नहीं आ रहे होंगे ना, जो मतलब 300 या 400 या 450 के आसपास अभी है, तो उनको देखना भी उनके है ना बायोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि भी आप अपनी बायोलॉजी को अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, मतलब 300 से तो ऊपर होना ही चाहिए बायोलॉजी के अंदर स्कोर, क्योंकि एक तो इजी सब्जेक्ट है और अच्छी खासी मतलब याद भी हो जाती है, तो इससे काफी प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूमेरिकल टाइप का इस तरह से होता नहीं इसके अंदर, तो अच्छा स्कोर बना सकते हैं अपन, और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत कम होती है, क्योंकि बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन है ना, वो 30 से 35 मिनट के अंदर सोल्व कर देते हैं बच्चे, तो इतनी है, मतलब इतना टाइम हम सेव कर सकते हैं अदर जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए। बारे में कि मैंने कितना स्कोर किया था, कि मैंने अपने जो पूरे ड्रॉप ईयर है उसमें मैंने 350 भी मैंने स्कोर किया हुआ है, 340 भी स्कोर किया हुआ है, मतलब मेरे मैक्सिमम स्कोर रहा है बायोलॉजी का 350 मार्क्स, इससे ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं आए, इतने रहे 340 350 के आसपास ही रहते थे, इसके इधर ही लाइन करते थे मेरे मार्क्स। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने जो पास जो बायोलॉजी टोटल चैप्टर है 11th के 19 है, और क्लास 12 के 13 चैप्टर है, मतलब ऐसे हमारा टोटल जो चैप्टर हो जाते हैं 32 चैप्टर हो जाते हैं। अगर आप भी लोग अगर अभी से ही अगर ध्यान देना शुरू करो, अगर हर हर एक दिन आप एक एक चैप्टर भी स्टार्ट करो, तो बायोलॉजी को आप 2 बार तो रिविजन कर सकते हैं, मतलब अच्छे से, अगर हर एक दिन एक चैप्टर स्टार्ट करो बायोलॉजी का, क्योंकि हमारे पास 60 डेज अभी बचे हुए हैं। बट अगर अगर अच्छी खासी स्पीड होती है तो 3 बार भी 3 या 4 बार भी रिविजन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब अपने को पढ़ना कैसे है, तो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि आपका जो नीट के अंदर जो पेपर आ रहा है ना, उसको मैं एग्जांपल के थ्रू में बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्यों है और कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए, हमारी बायोलॉजी के अंदर पढ़ते टाइम आपको इस समय इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है कि एग्जाम्पल जो होते हैं ना, एग्जाम्पल्स बायोलॉजी के, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग पढ़ रहे होगे जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है, और एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं पहले बता देता हूँ आपको, इस समय एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनता है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारा कुछ लॉस कर चुके होगे, ओनली नोट्स पर अगर डिपेंडेंट रहोगे, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन आती है स्टेटमेंट में, जो है ना लाइन लिख के आती है एनसीईआरटी की, अगर आप नोट्स पढ़ के जाएंगे तो उससे शायद मुश्किल, मुझे लगता है कि आप है ना वो कॉन्सेप्ट लगाते रह जाओगे और आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय बायोलॉजी के अंदर। तो अब बताता हूँ मैं एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको फ्लो चार्ट के रूप में उसको लिख सकते हैं आप इस समय, क्योंकि अब जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं उसको एग्जाम्पल को क्या करना, फ्लो चार्ट बना लेना इसे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो अपना मूवमेंट एंड लोकोमोशन का जो चैप्टर है, इसमें लास्ट में जो दिया हुआ है एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे आप और भी चैप्टर में से यूज कर सकते हैं इसे। जैसे जॉइंट वाला है ना, उसमें क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजन जॉइंट, साइनोइड जॉइंट, थोड़ा ऐसे लग रहा है एनसीईआरटी के अंदर, आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी एनसीईआरटी है, आप देख भी रहे होंगे कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ता था, मतलब जो नोट्स की चीज होती है तो मैं बगल में लिख लेता था, एनसीईआरटी की स्पेस होती थी ऐसे, और जो एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई है ना उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता है इस तरह, जो आप देख पा रहे होंगे इधर। जैसे मान लो फाइब्रस जॉइंट है, तो मैंने क्या किया, दो बोन को अटैच किया किससे, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और ये लाइन लिखी हुई है यहाँ इसमें थ्योरी के अंदर, तो मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो मुझे अब थ्योरी देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना होता है। तो अब सीधा अगर मैं डायग्राम भी देख लिया ना, तो मेरे को जो फोटोजेनिक मेमोरी हो रही है ना, वो दिमाग के अंदर सेट हो जाती है, तो मेरे को थ्योरी देखने की जरूरत नहीं होती इससे, तो ऐसे कर सकते हैं। अब फाइब्रो जॉइंट, कार्टिलेज, साइनोइड जॉइंट, इसके एग्जांपल्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो हम यानी इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे फ्लो चार्ट बनाया, ऐसे पढ़ता था मैं, हम एक फ्लो चार्ट बना लेता था, उससे क्या था जल्दी रिवीजन हो जाता था। तो आप ये देख पा रहे होंगे, मैं इसको बताऊंगा नहीं कैसे क्या किया, तो आप देख लो, अब कैसे बोलूंगा नहीं मैं। ठीक है, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदर चैप्टर में भी आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, और होता है, बिल्कुल कर सकते हैं ये चीजें, तो इससे काफी टाइम कंज्यूम होता है रिवीजन के टाइम। अब आते हैं देखो, सेकंड जो है, हमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, उस अनुसार चलना होता है हमें, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो लाइन टू लाइन उठ के आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, देखना ऐसे आप और भी नोटिस कर सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर। जैसे मैंने अभी जॉइंट्स बताया ना, जॉइंट्स के अंदर है ना, एक चीज देखना, कार्टिलेज जॉइंट के अंदर ओनली वर्टिब्री वाला एग्जांपल दिया हुआ है कि बिटवीन द वर्टिब्री डिस्क के अंदर ये कार्टिलेज जॉइंट प्रेजेंट होता है, बट प्यूबिक सिम्पाशन नहीं दिया वहां पे, अगर जॉइंट में देखोगे तो। बट यहाँ पे आओगे ना आप, जॉइंट्स के ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे देखना एक बार, ये लिखी हुई है कि द
the two half of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. तो फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है, जो दो बोन जो अटैच होती है वो फाइब्रस फाइब्रस कार्टिलेज से अटैच होती है, तो वहां पे जॉइंट कौन सा हो गया, फाइब्रस का जो कार्टिलेज जॉइंट हो गया, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस में है। तो इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज स्किप कर देते तो शायद हो सकता है ये एग्जांपल आपको पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि उस समय वहां पे गिवन नहीं है ये। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी की वन लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डायग्राम की। एक बार देख लीजिए डायग्राम और डायग्राम की लेबलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि नीट का ही। अब देखिए डायग्राम में मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप कि जो पीसीआर पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होती है इसके सीक्वेंस का पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन, ये नीट का ही है क्वेश्चन, जो भी मैं दिखा रहा हूँ सारे नीट के क्वेश्चन है। तो आप कहीं पर थ्योरी पूरी थ्योरी छान लेना, कहीं पर है ना उसका ये सीक्वेंस नहीं दी हुई, पर ये डायग्राम में जहां देखोगे ना आप डायग्राम की दी हुई है, वहां पे इसका डायग्राम के नीचे देखना ये लेबलिंग में। तो लेबलिंग देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डीनेचुरेशन, एनिलिन और एक्सटेंशन, पूरी प्रोसेस मतलब ये सीक्वेंस लिखी हुई है ऐसे कि पहले डीनेचुरेशन फिर एनिलिन और फिर एक्सटेंशन है। तो डायग्राम की लेबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं और भी दिखाता हूँ मैं। जैसे पीबीआर 32020 का जो प्लाज्मिड होता है उसकी जो लेबलिंग देखना आप, इससे क्वेश्चन बना हुआ है, देखिए नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो जो रो प्रोटीन है और ओराई रीजन को वहां पे एक्स वाई लिख दिया और बोल रहा है कि उनका रोल क्या है, और उसके बारे में लिखा हुआ है इस डायग्राम के नीचे लेबलिंग के अंदर ही, नीचे डायग्राम का नीचे लिखा हुआ है और उसी से ऑप्शन सेट किया है इसने। तो इसका मतलब डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना जरूरी है आपने को। अगर जो बच्चे नहीं देख रहे तो प्लीज इस पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम, हर एक जो समरी के अंदर जो पॉइंट गिवन है, साइंटिस्ट के बारे में जो कह रखा है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है वो ऐसे। ये डायग्राम में देख लीजिए, मॉर्फोलॉजी का एक डायग्राम है, इसमें लेबलिंग कर दिया और बोल रहा है कि बताओ कौन सा है जो रूट फॉर्म द रूट व्हेन द सीड जर्मिनेशन, तो कौन सा लेबलिंग है वो, तो सी पे जाएगा आंसर। ऐसे आप काफी क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसलिए डायग्राम और डायग्राम की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ये एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया। समरी जैसे मैंने बताया कि समरी इंपॉर्टेंट है, समरी का क्वेश्चन अगर आप देख पाओगे ना तो देखना आप जो रिप्रोडक्शन चैप्टर में है ना, जहां तक मुझे याद है वहां पे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में समरी दी हुई है ना, वहां पे एक नीट में आया भी था वो क्वेश्चन। ऐसे था कि थ्योरी में गिवन नहीं था, वो समरी में गिवन था। ऐसे आप जैसे सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, सेल साइकिल वगैरह, उनमें भी है ना जो कुछ चीजें ऐसी है जो समरी में गिवन है बट थ्योरी में नहीं गिवन है, तो वहां से क्वेश्चन बना देता है वो कई बार। तो इसलिए समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के जो नेम होते हैं, जैसे यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले साइंटिस्ट के नेम गिवन होता है और उनके बारे में जो डिस्कवरी की है, उनका जो रोल है किसी भी चीज के अंदर, जैसे मान लो प्रोटीन के अंदर है, रामचंद्र प्लॉट आपने नाम सुना होगा, सेल वाली स्टार्ट होती है उससे पहले उसमें दिया गिवन है वहां पे। तो उससे नीट 2019 के अंदर ओडिशा का जो पेपर लगा था सेकंड फेज में, उसमें हुआ था वो क्वेश्चन आया था, इसलिए मतलब वो साइंटिस्ट के नाम पे बेसिस पे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, डिस्कवरी जो की है उन्होंने। अब देखिए, सो अब करना है अपने को, ये सब चीजें कर लिया आपने, पढ़ लिया, फिर बाद में क्या करना है, क्वेश्चंस पीवाई की जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी के अंदर एक पैटर्न देखना, आप इस चीज को नोटिस करना, बायोलॉजी के अंदर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आप देखोगे पीवाई सोल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि जो नीट का जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस है, अब वो कितने क्वेश्चन उठाएगा वहां से, एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन उठाएगा, तो रिपीट होते ही है। आप जॉइंट वाले जो है ना, जॉइंट वाला में एक छोटा सा टॉपिक है ना वो बताता हूँ। जॉइंट में देखना आप उसी को, जॉइंट का एग्जांपल को कभी तो मैचिंग फॉर्म में पूछ लेता है, कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये हिंज जॉइंट किसमें है, किसका एग्जांपल है, तो ऐसे पूछ लेता है। उसी को अलग अलग फॉर्म में पूछ रहा है वो। ऐसे ही जैसे बहुत सारे जो चैप्टर है ना उसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जो रिप्रोडक्शन वाले जो फ्लोरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी देखना रिपीट होते हैं वहां क्वेश्चन। आप देखोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। तो इसलिए 100 पीवाई की क्वेश्चन सोल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और अब देखिए सब चीजें हमने कर लिया, क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अब अपना टाइम आ जाता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो हमें इस समय फुल सिलेबस टेस्ट तो बिल्कुल नेसेसरी है इस समय, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट इसलिए है क्योंकि वहां पर अगर जाओगे आप तुम लोग तो 3 घंटा बैठना है वहां पे। ठीक है, 3 घंटा बैठना, अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहां पर बोर हो जाओगे, हो सकता है आपको नींद भी आना शुरू हो जाए। तो इस समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको ना तो सोना है, इस समय आपको फुली कंसंट्रेशन से पढ़ना है, ताकि आपका जो आउटपुट है ना वहां पे नजर आ सके, क्योंकि नीट के अंदर ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं जो नीट के जो क्वेश्चन पैटर्न है बायोलॉजी के अंदर, किस तरह से वो क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन देता है वो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन देता है, मतलब स्टेटमेंट लिख देता है और बोलता है कौन सा करेक्ट है, मतलब करेक्ट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, अगर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो एग्जांपल है वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, तो इस तरह से स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट आपको तभी याद हो सकते हैं जब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होगी। अब अगर आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं ओनली और एनसीईआरटी फोकस नहीं कर रहे तो देख लेना आपका स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना वो गलत होगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो एनसीईआरटी की लाइन में उठ के आई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और इजी भी होता है। अगर आप एक को मैच कर देंगे ना तो सारे मैच हुए हुए दिखते हैं वहां पे, देखना टेस्ट में है ना, भले ही आपके गलत हो सकते हैं लेकिन नीट के अंदर एक पैटर्न देखना, अगर आपका एक मैच हो गया ना तो सारे मैच हो जाते हैं। देखिए इस तरह के देख सकते हैं यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन, और ये भी वाला जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ये वाला देखो जॉइंट से मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया, तो बहुत ईजी होते हैं ये टाइप के क्वेश्चन। और फिर है असिस्टेंट इंजीनियर टाइप, जो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं थोड़े, मतलब इसको टफ की कैटेगरी में रखा जाता है अगर असिस्टेंट इंजीनियर को कोई क्वेश्चन आता है तो। क्यों होता है, क्योंकि हमारी है ना इसमें प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो कुछ ना कुछ गलत करके ही आते हैं इसमें, तो इसकी प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है। तो जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ो तो पहले ये क्लियर कर लिया करो कि स्टेटमेंट तो रॉन्ग नहीं है, कम से कम मतलब आपको इतना पता लगा कि स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है। तो दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से केयरफुली पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अपने को ये पता लगाना है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आप या तो उसमें है ना असेसमेंट में क्या करना,
उसमें ड्यू या बिकॉज़ लगा के इस तरह से आप सेट कर सकते हैं और अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन होगी ना, तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या जाने वाला है। तो मतलब जो है फाइनली ये है कि आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़नी है, तो ये चीज़ें भी हो जाएँगी सॉर्ट आउट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो मतलब सीधा क्वेश्चन देता है और पूछ लेता है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और मैंने दिखा भी दिया ये चीज़ें। अब आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन-कौन से हैं एनसीईआरटी के अंदर क्योंकि हमें पढ़ना तो है बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर है वो कौन से वेटेज वाले चैप्टर है और किन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी में सेल यूनिट एंड लाइफ आ जाता है, सेल साइकिल आ जाता है और जो बायोमोलिक्यूल वाला वो चैप्टर भी आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स देकर जाता है। इसमें जैसे सेल साइकिल में उसकी जो साइकिल की फेजेज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि किस फेज़ में क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें पता होगी तो अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे आप। प्लांट फिजियोलॉजी उसके एग्जाम्पल वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करता हूँ तो इसमें स्पेशली डिजीज़ पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि डिजीज़ से 1-2 क्वेश्चन तो फँसाता ही है वो। तो और बाकी भी ध्यान देना है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको डिजीज़ तो पढ़ना है अच्छे से। प्लांट फिजियोलॉजी में जिस तरह से मैं बताना चाहूँ कि C3 साइकिल हो गया, C4 साइकिल हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो गया, ETS हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गए, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसमें एटीपी का रोल भी आ जाता है कि कितना एटीपी बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, कहाँ रिलीज़ हो रही है, NADH2 से कितने-कितने NADH2 बन रहे हैं। इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एनर्जी कंजम्पशन पे, ठीक है? इकोलॉजी 12th क्लास के अगर आ जाते हैं तो इकोलॉजी काफ़ी अच्छा वेटेज रखती है और जेनेटिक्स तो अच्छा खासा वेटेज रखती है जेनेटिक्स भी। तो जेनेटिक्स में आपको क्या ध्यान देना है, जो डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गए, सेक्स डिटरमिनेशन हो गया, इस पे ये टॉपिक अच्छा खासा टॉपिक है ये भी। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये अच्छे काफ़ी वेटेज रखते हैं, आपसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और जीन रेगुलेशन हो गया, लैक ऑफ हेरोन, ठीक है? रिप्रोडक्टिव ये जो यूनिट है, जिसमें रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट आ जाता है, रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन आ जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स वाले अच्छा खासा वेटेज वाले चैप्टर है ये। ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर है, उसमें एग्जांपल है। अगर आप एक फ्लो चार्ट में बना देंगे ना, तो उसके बाद आपको चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एक फ्लो चार्ट में आपको एग्जांपल्स को लिख लो, बस उन्हीं को बार-बार रिवीजन करते रहना। और आपका क्वेश्चन अच्छे से होगा। बिल्कुल ईज़ी लेवल के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले जो चैप्टर है, उसमें ड्रग्स से रिलेटेड ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 3 ड्रग्स दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, तो अच्छा खासा रिवीजन करके जाना, वो अच्छे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और उससे पहले है ना, ड्रग्स से पहले जो वायरल हो गया, वायरल डिजीज़ हो गया, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया, प्रोटोज़ोन डिजीज़ हो गया, ये काफ़ी जो डिजीज़ दिए हुए हैं, तो उनको मतलब देख के जाना अच्छे से कि कौन से डिजीज़ में क्या हो रहा है। तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आई होप कि ये तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पाए होंगे आप अपने आप से भी। तो बताना कैसा लगा वीडियो और बाकी आप प्रिपरेशन को लगातार जारी रखना। बिल्कुल भी हार नहीं मानना, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, पूरा डेडिकेशन दिखाना, तैयारी पे पूरा फोकस करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। अगर कंसिस्टेंसी अगर लैग कर दोगे, तो इस समय बहुत काफ़ी नुकसान कर लोगे आप। भले ही आपके टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर चल रहा हो, लेकिन अगर आप सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट से हट जाते हैं ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमैटिकली डिक्लाइन हो जाती है। ये आप देख लेना, आप टेस्ट में भी आप देख पा रहे होंगे अगर आप कभी देखे होंगे इस चीज़ को, तो आप कॉन्टैक्ट में रहना लगातार और बस यही है कि यही उम्मीद है कि आप अच्छे खासे प्रिपरेशन करोगे। ठीक है? बाकी टेक केयर, बाय-बाय।